नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और स्वागत है आपका राष्ट्र महाराष्ट्र के इस YouTube मंच पर। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश किया है। यह आम बजट 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा, जो कि अंतरिम बजट की जगह लेगा। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार चुनाव में अपने परिणामों को देखते हुए बजट में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, लेकिन बजट में ऐसा कोई भी रोड मैप देखने को नहीं मिला जो आगे चलकर भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो। बजट में कुछ खास पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता श्री अविनाश काकड़े सर। स्वागत है सर आपका। सर, आपको क्या लगता है बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट को कुर्सी बचाओ बजट और सरकार बचाओ योजना कहा, इससे आप कितने सहमत हैं? ठीक है, उन्होंने वो किया है कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा दिया है। डेवलपमेंट का जो फंड है वो बहुत ज्यादा दिया है। मतलब उनके कितने स्थायी विकास करने के लिए कितने ब्रिज गिर गए, 1 महीने में 17 ब्रिज गिर गए, 4 एयरपोर्ट गिर गए, जगह जगह के हजारों किलोमीटर के रास्ते बह गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। इसको ये बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन है? तो उसमें स्टैलिन है, सिद्धरामैया जी है, सुक्कू जी है, रेवंत अन्ना जी है, विजयन जी है, हेमंत सोरेन जी है, ममता बनर्जी और भगवंत मान है। मतलब करीबन 8 लोगों ने, 8 सीएम ने इसका विरोध किया है, जो नीति आयोग में भी नहीं जाने को तैयार। इसका कारण क्या है कि इन्होंने जो फंड का उपयोग किया है वो देश के विकास के लिए करने की बजाय इन्होंने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए विकास करना या उनके तरफ विशेष ध्यान देना अलग बात है, और राजनीतिक जो हित साधने के लिए बजट को पूरा समर्पित कर देना, ये काम इन्होंने किया है। और इन्होंने मिडिल क्लास को तो ऐसी तैसी कर दी, पूरी ऐसी तैसी कर दी। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई किसी तरीके का, मतलब इन्होंने नौकरी इनको देना चाहिए था, तो 1 करोड़ बच्चों को 500 कंपनियों के भरोसे छोड़ के अब कौन सी कंपनी 20,000 लोगों को, 20,000 लड़कों को ये देने वाली है, स्टाइपेंड देने वाली है, और कंपनी में 20,000 लोग एक्वायर हो जाए, ऐसी उनके पास जगह है क्या? टोटल अडानी के पास में 26,000 लोग एम्प्लॉई है, 26,000 लोग, मात्र 26,000। वो टाटा के एंसिलरी नहीं है कि जिसमें लाखों लोग काम करते, ऐसा नहीं है। तो ये 26,000 लोगों में 20,000 ऐड करके अडानी कितने लोगों को देने वाला है, अंबानी कितने लोगों को देने वाला है? ऐसी 500 कंपनियां इन्होंने चिन्हित की और इनको बताया कि सीएसआर फंड में आप ये कर सकते हो 10%। अब 10% से ज्यादा, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड आदमी नहीं मिल रहे, स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे, तो वर्कर खोजने के लिए या वर्कर तैयार करने के लिए कॉलेज खोलने का या इंस्टीट्यूट खोलने का काम गवर्नमेंट का था, सरकार में करना चाहिए था, प्राइवेट ने करना चाहिए था, उनको देना, कंपनी के भरोसे छोड़ दिया। अब कंपनी क्या ट्रेंड करेगी, किस तरीके से, तो ये सारा का सारा देश कंपनी के हवाले करने का काम इन सब लोगों ने किया है। और ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या क्या हालत है। मोदी जी का एक भाषण था कि कोई देश का उदाहरण दे रहे थे कि वो देश शिक्षा पर 20% खर्चा करता है, और हमारे देश में 2013 का जो बजट आया था उसमें 7% इन्होंने बात किया था, सपना दिखाया था, और 4% खर्चा किया। अब इन्होंने वो 2.5% पर ला लिया। मतलब इस देश को अनपढ़ बनाना है। इस देश में आप बताइए, कुल बजट 48,20,512 करोड़ का बजट था। इस वक्त जो बजट इन्होंने रखा उसमें से मात्र 1,20,627 करोड़ शिक्षा पर खर्च हुआ। इसका मतलब है 2.5%। तुम क्या बोल रहे थे? 20% बोल रहे थे, कांग्रेस को गाली बक रहे थे, 7% का सपना दिखाया और 4% खर्चा किया, और इन्होंने क्या किया? तो 2.5% खर्चा किया। सेहत पर और भी बुरा हाल है, एकदम बुरा हाल है। वो बजट के कुल इन्होंने 90,958 करोड़ रुपए, मतलब 1.88%, 2% पे भी सेहत पे खर्चा नहीं किया इन्होंने।
जी ये सर। बातें बड़ी बड़ी है, इनकी कथनी और करनी में इतना ज्यादा अंतर होता है। आपको बता देता हूँ कि 2019 में हमारा बजट था 28 लाख करोड़ का, पूरा भारत का बजट 28 लाख करोड़ का था, और जी उसमें सर। से उन्होंने 4% खर्चा किया था। और उस वक्त चीन ने 29.50 करोड़, मतलब 29,500 करोड़ रुपए का उन्होंने 29,50,000 करोड़ खाली शिक्षा पर खर्चा किया था। ये लाल आंखें दिखाने का, तुम्हारे पूरे बजट के बराबरी में उनका एजुकेशन का बजट है, उससे ज्यादा उनका बजट है, और ये लाल आंखें दिखाने जा रहे हैं उनको। कैसे दिखाएंगे लाल आंखें? अनपढ़ों के भरोसे, कमजोर लोगों के भरोसे लाल आंखें दिखाई जाती है कभी, जो सेहत से भी ठीक नहीं होंगे। अब तो हम अग्निवीर पैदा कर रहे हैं, मतलब 4 साल में वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता और उसको झोंक देंगे मरने के लिए। ये हमारी नीति है। अमेरिका का शिक्षा बजट 2018 में था 88 लाख 66,000 लाख करोड़, मतलब हमारे एजुकेशन बजट से उनका एजुकेशन बजट था 175 गुना ज्यादा, और हम जी बराबरी सर। कर रहे हैं विकसित देशों की। ना हमारा स्वास्थ्य का बजट है, ना हमारा शिक्षा का बजट है, और फिर आपने तो देख लिया हमारा डेवलपमेंट का बजट कैसा है। पुल बह जाते हैं, रास्ते बह जाते हैं, 844 करोड़ का रास्ता बनाते हैं रामपथ, और एक बरसात नहीं झेल सकता। हम एयरपोर्ट बनाते हैं, एक बरसात नहीं झेल सकते हैं। हमने कई बस्तियां बनाए डेवलपमेंट के नाम से, वहां आज कार कार तो अंदर डूब गई है, नाव से लोग सफर कर रहे हैं। एक बारिश में तुम्हारा पूना बह गया, एक बारिश में नागपुर बह गया, एक बारिश में गुड़गांव बह गया, एक बारिश में नोएडा बह गया, एक बारिश में दिल्ली के सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। 1 घंटा बारिश पड़ गई तो दिल्ली के सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। इसको ये बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये स्थायी विकास है। स्थायी विकास में आपको दोनों दोनों इसका, जो यूरोप का शहर है ना विनस, जहां नाव चलती है घर के सामने से, तो इन्होंने बता दिया कि आपको कार भी रखना है और नाव भी रखना है, क्योंकि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया। दोनों का मजा दे रहे हैं हम आपको। तो ये जो मामले हैं, इसमें एक उदाहरण ऐसा देता हूं मैं आपको, जो मिडिल क्लास है, इनके जो भक्त लोग हैं, ज्यादा मिडिल क्लास में भक्त है, जिनको हिंदुत्व चाहिए, ब्राह्मण शासन चाहिए, ऐसे जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी अभी घर की ज्वेलरी, जो आप बोलते थे मंगलसूत्र दे देंगे, भैंस खोल के दे देंगे, आपका दूसरा घर दे देंगे, तो मोदी सरकार ने आपके प्रॉपर्टी का क्या किया, एक उदाहरण के तौर पे देता हूं। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बॉन्ड्स, शेयर, म्यूचुअल फंड, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इनके सबके ऊपर टैक्सेशन कैसे किया, इन्होंने बताते वक्त बताया कि आपका 12.5% टैक्स लगेगा। बाकी लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि अब दिखाना क्या है, 20% था कांग्रेस के जमाने में, अब 12.5% कर दिया। मगर उसका उदाहरण है, जिंदा उदाहरण मैं देता हूं आपको, कि 2001 के बाद जो भी प्रॉपर्टी परचेस की होगी 25 लाख में, उस प्रॉपर्टी को नए मेथड से कैसे होगा, वो सेल अगर आप करते हो 1 करोड़ में, अभी 2002 के बाद में 2001 के बाद में खरीदी हुई प्रॉपर्टी ओल्ड मेथड से अगर आप खरीदी करते हो, तो 1 करोड़ में अगर बेचना है, सेल प्राइस आपका 1 करोड़ है, तो उस वक्त क्या था और आज के नए मेथड में क्या है, तो हम इन्फ्लेशन कॉस्ट उस पे जोड़ते थे। मतलब हमारा रुपया कितना गिरा, रुपए की वैल्यू क्या हुई, और उस एरिया की वैल्यू कितनी बढ़ी, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कनेक्टेड है। तो 25 लाख की प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ में जोड़ा, तो उस वक्त ओल्ड मेथड में होता था कि वो अभी उसकी वैल्यू 82 लाख 86 हजार हो सकती है। नए मेथड में वो नहीं जोड़ी जाएगी। तो नए मेथड क्या बोलता है, कैपिटल गेन आपको कितना होगा, ओल्ड मेथड में कैपिटल गेन आपको हो रहा था 17.14 लाख, 17,14,000, और अभी नए इसमें हो रहा है 75 लाख रुपए आपका प्रॉफिट सीधा हो गया। उस वक्त टैक्स 20% था, तो आपको टैक्स लग रहा था 3.43 लाख, मतलब 3,43,000। आज की तारीख में वो टैक्स 12% से लगेगा 9,38,000, और इसको हम कहते हैं कि हमने टैक्स कम कर दिया। निर्मला बाई ने हमारे टैक्स को कम कर दिया। मतलब 50 लाख का घर आपने अगर खरीदा और उसको अभी अगर बेचना है, तो उस वक्त ओल्ड मेथड के अनुसार उसको टैक्स लगता था 1 लाख रुपया, आज लगेगा वो 2.5 लाख रुपया। वही बॉन्ड पे लागू,
वही शेयर पे लागू, वही ज्वेलरी पर लागू। मतलब पीछे के रास्ते से छीनने की बात जो की थी इन्होंने भाषणों में जो बताया था, वो किसका छीना जा रहा है ये बताइए। आपकी सैलरी में क्या किया? तो आप सैलरी अगर 100 रुपए कमाते हो तो 30 रुपए तो पहले ही काट लेते हैं जी सर। इनकम टैक्स के तौर पर। फिर आपने खर्चा किया, बेसिक खर्चा किया तो उसपे 12% टैक्स लेते हैं। आपने काइंड्स ऑफ फैंसी काइंड्स पे ने खर्चा किया तो 18% काटते हैं। वेरी फैंसी पर 28% काटते हैं। और आपने अगर इन्वेस्टमेंट गलती से इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपको 20% और 12% इतना टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप जो कमा रहे हो उसमें करीबन 80% के आसपास ये टैक्स लेते हैं। और डीजल पेट्रोल पे जो लोड करते हैं वो तो लेते हैं। हम खाली टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं इस देश में। कोई सवाल मत पूछना, नहीं तो देशद्रोही हो जाओगे। पाकिस्तान बिल्कुल। भेजने के लिए आपको फरमान निकल जाएगा। सवाल नहीं पूछना कि मेरा पैसा इस तरीके से खर्चा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस तरीके से लूट क्यों रहे हो। और देशभक्त सेना हमको पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार होगी। मुझे लगता है संयुक्त जो अखंड भारत बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए आरएसएस के सारे लोगों को अफगानिस्तान जाना चाहिए। अफगानिस्तान में पहले हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहिए, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो पूरे दुनिया को एक मैसेज चला जाएगा कि इतना शक्तिशाली संगठन है कि तालिबानियों को भी इसने सीधा किया और हिंदू राष्ट्र बनाया गया। जी सर। मैं आह्वान करता हूँ, इन बहादुर लोगों का आह्वान करता हूँ, इस सेना को मैं आह्वान करता हूँ कि जो मिलिट्री तैयार होने में 8 दिन 15 दिन लगाती, इनके 24 घंटे में तैयार होता है। भागवत जी ने बोला था, आदरणीय भागवत जी ने, कि 24 घंटे में हम सेना हमारी ऐसी है कि बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। उस सेना को मैं राह देख रहा हूँ कि बांग्लादेश, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और सबसे पहले अफगानिस्तान में भेजिए, क्योंकि मुझे चाहिए अखंड हिंदू राष्ट्र। और अफगानिस्तान हमारा था, इनके कथनानुसार अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, तो हिंदू राष्ट्र को सबसे पहले मिलाने के लिए इन्होंने 10 साल में कोई प्रयास नहीं किया। आने वाले 5 सालों में इन्होंने प्रयास करना चाहिए और ये पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। वो पहला राष्ट्र अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश बनाइए। जी सर। बिल्कुल सर। सर, इस बजट में बेरोजगार युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को क्या मिला है? मैं कल ही रेलवे के कुछ अधिकारियों के साथ में बैठा था, तो उन्होंने बताया कि 4 लाख नौकरियां सील कर दी हमने। मतलब वो पोस्ट नहीं भरे जाएंगे, है ना। तो अब नौकरियां मांगना है तो प्राइवेट कंपनियों में स्टाइपेंड के तौर पर आपको नौकरियां मांगना है, क्योंकि नए उद्योग होंगे नहीं। हमने, आपको पता है कि हमारे यहाँ कितने सारे सेक्टर है, उसमें चाइना के मजदूर, चाइना के स्किल्ड लेबर, चाइना के इंजीनियर लाने के लिए हमने पहल कर दी। और ये अंबानी के, अडानी के कहने पर कर दी। अडानी बैटरी बनाना चाहते हैं, उनको वो जो बैटरी का मटेरियल मिला है कश्मीर में, जिसके लिए कश्मीर का बहुत सारा उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद में उन्होंने सोलार के पैनल बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो ये सारे सेक्टर में जहां जहां अडानी काम कर रहे हैं, उस सारे सेक्टर में चाइना की लेबर आएगी, चाइना का इन्वेस्टमेंट आएगा, चाइना के स्किल्ड वर्कर आएंगे, और उसके लिए हमने वीजा फ्री कर दिए। और चाइना का एफडीआई भी हमारे यहाँ आमंत्रित कर दिया। यही लोग चिल्ला रहे थे कि चाइना जब जहां इन्वेस्टमेंट करता है उस देश को तहस नहस कर देता है, उस देश को लूट लेता है, उसकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाती है, मलेशिया जैसी हो जाती है। अब ये हमारे देश के साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? एक उद्योगपति के फायदे के लिए आपने पूरा का पूरा देश उनको गिरवी रख दिया। सारा का सारा देश में सारी टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे यहाँ असेंबल करने का काम शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पैदा कुछ नहीं होता। ये जो दम्भ भरते हैं ना कि हमारा बढ़ गया, हमारे यहाँ मोबाइल पैदा हो गए। मोदी जी के कई भाषणों में आपने देखा होगा कि हम अब जनरेशन करते हैं, हम निर्माण करते हैं। असेंबल करते हो, सच बात बोलो कि हम असेंबल करते हैं। चाइना का कचरा लाते हैं, यहाँ असेंबल करते हो और फिर सील लगा के वहां बेचते हो। और असेंबल करते वक्त जो कचरा आता है उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाते हो, क्योंकि वो सस्ता होना चाहिए। ये हमारी हालत है। जी। और नौकरी पेशा मध्यम वर्ग का क्या होगा सर? इस बजट में कैसा है उनके लिए? सर चिल्लाओ, हिंदू हिंदू चिल्लाओ, ब्राह्मण राष्ट्र बनाओ। आपको शूद्र होना है, शूद्र हो जाइए।
सेवा करना है मंदिरों की, घंटा बजाना है मंदिरों के सामने, बजाइए, बहुत अच्छे से बजाइए। आपके बच्चों को कावड़ यात्रा में भेजिए, वहाँ दंगाइए, गुंडे बनाइए, वहाँ जो ड्रग पीते हैं उनके साथ में भेजिए, तोड़-फोड़ करवाइए। सब जगह तोड़-फोड़ होने का काम आप ही का है, आपने करवाना चाहिए। मिडल क्लास के जिनके बच्चे हैं, वो अगर उस क्लास के हैं जो क्लास ने आरएसएस ने जिनको बनाया है या आरएसएस ने जिसको बनाया है या जिस क्लास ने आरएसएस को बनाया उनका तो ठीक है। बाकी के बच्चों के लिए है कि आप दंगाई बनने के लिए तैयार रहिए। उनके माँ-बाप को आह्वान करता हूँ मैं, उनको बताता हूँ कि आपने बच्चे धर्म को कुर्बान करने के लिए पैदा किए ना, तो आप कुछ माँगने का सोचिए मत। कुर्बान कर दीजिए बच्चे। आपके बच्चे कुर्बान हो जाए धर्म के ऊपर, धर्म की रक्षा हो जाए, आपका हिंदू धर्म फले-फूले फले और बड़ा हो जाए और वो ब्राह्मण राष्ट्र के तौर पर घोषित हो जाए। इसके लिए आपके बच्चे अगर कुर्बान होते, तो मेरे तरफ से आपको शुभेच्छा। जी सर, मनरेगा का बजट कम किया गया जबकि विदेशी कंपनियों को 5% की छूट दी गई, इसे आप कैसे देखते हैं? भाई विदेशी कंपनियों को मैंने अभी बताया, चाइना को तो फ्री हैंड दे दिया हमने। टैक्सेशन जी सारा देखो, अपर क्लास का जो बड़े उद्योगपति है उनका टैक्स कम करते हम। जो बहुत ही गरीब है उनको 5 किलो अनाज से लेके और कुछ रेवड़िया, मोदी जी की भाषा में, मैं उसको रेवड़िया नहीं बोलता, ये जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सोसाइटी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब भिखारी पैदा करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि भिखारी क्यों पैदा हो रहे हैं, रास्ते पर लोग क्यों सो रहे हैं। रास्ते पर अभी कल की न्यूज़ है कि रास्ते पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ गई। उन लोगों को घर देने का जिम्मेवारी सरकार की होती है। उन लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा देने की ज़िम्मेवारी, सरकार उस ज़िम्मेवारी से हट रही है। सरकार चल रही है उद्योगपतियों के लिए या इनको रेवड़ी बाँटने के नाम से छोटा-मोटा कुछ देने के लिए। बाकी सब लोगों का कोई मतलब नहीं है, नौकरियों का मतलब नहीं है। ये देश ऐसे ढलान पर उतर रहा है, जिस ढलान के बाद में हमको पानी में गोते ही लगाना है। कंगाली के खारे पानी में गोते लगाने के सिवाय इस देश के पास कुछ 5 साल में बचेगा नहीं। और एक सर लास्ट, बांग्लादेश में जो लाखों छात्र सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को उन्होंने घुटनों पर ला दिया है, जिसमें कई भारतीय छात्र भी फंसे हैं, इसका समाधान कैसे हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। 56% रिजर्वेशन था, उसमें रिजर्वेशन की स्लैब थी कि स्वतंत्र सेनानी जो थे, 1972 में ये कानून आया था, स्वतंत्र सेनानियों को 30% दिया था। मगर जो सरकार अवामी लीग वहाँ की सरकार थी, जो स्वतंत्र संग्राम में सबसे फ्रंट पर थे, मुजीबुर रहमान की सरकार, तो उन्होंने स्वतंत्र सैनिकों को जो 30% रिजर्वेशन दिया, मगर वो रिजर्वेशन एक्सटेंड होते हुए वहाँ जातिगत धर्मगत रिजर्वेशन नहीं है, कोई जाति को रिजर्वेशन वहाँ नहीं देते हैं। तो वहाँ 30% रिजर्वेशन स्वतंत्र सेनानियों को दिया और वो स्वतंत्र सेनानी तय करने का अधिकार अवामी लीग के पास है। जैसा हमारे यहाँ कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन धर्म का कट्टर है, कौन हिंदू धर्मीय है, ये तय करने का अधिकार बीजेपी और आरएसएस के पास में है और वो उनके मन के अनुसार तय करते हैं। वैसे बांग्लादेश अवामी लीग की जो पार्टी है बांग्लादेश की, वो शेख हसीना की जो पार्टी है वो तय करती है और वहां के लड़कों का ये कहना है कि जो हजारों लाखों 4 लाख लोग बच्चे हैं परीक्षा में बैठते हैं पीपीएससी पर, हमारे यहाँ जैसे यूपीएससी का भट्टा बैठा दिया वैसे पीपीएससी में उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया 56%। 30% स्वतंत्र सेनानी, 10% महिला, 10 वो जिले जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, 5% एथनिक माइनॉरिटी और 1% दिव्यांग, इन लोगों को लिए इन्होंने रिजर्वेशन 56% दे दिया। ओपन रिजर्वेशन रहा 44% अब वहां। उसके विरोध में ये सब लोग 2018 में बांग्लादेश का साधारण छात्र संघर्ष परिषद ने रिफॉर्म के लिए आंदोलन किया था फरवरी में और 2018 के अक्टूबर में सरकार ने घोषणा की थी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सर्विस में रिजर्वेशन नहीं होगा। ये उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये तो स्वतंत्र सेनानियों का रिजर्वेशन नहीं होगा। वो जो सरकार ने ये घोषित किया था कि रिजर्वेशन नहीं होगा, वो सरकार अब पूछ रही है कि आप रजाकार हो या स्वतंत्र सेनानी हो। तो जब आपने सर्कुलर निकाला था उस वक्त आप रजाकार थे या स्वतंत्र सेनानी थे? ये सवाल जो पूछने का तरीका है,
कि जो आंदोलन कर रहा है, अपने हक अधिकार मांग रहा है, छात्र अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, उनको देशद्रोही घोषित करना, उनको गद्दार घोषित करना, उनको तालिबानी घोषित करना, ये हमारे देश में भी चल रहा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा देश का मुर्दा हो गया है युवा। मैं मेरे कॉलेज लाइफ में देख रहा था कि छोटी छोटी बातें होती तो आंदोलन होता था। आज तो मैंने देखा कुछ दिन पहले नागपुर में कि कॉलेज के सामने से गाड़ियां उठा रही है पुलिस वाली और बच्चे तमाशा देख रहे। हमारे वक्त में पुलिस वाला घुसने की और गाड़ी उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। आज ये क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? और वो मुर्दा है छात्र। जिस देश के युवा मुर्दा है, खाली उसको धर्म के धने हिंदू धर्म की रक्षा करना है। अभी तुम्हारे अधिकारों की तो रक्षा कर लो पहले, अपने बीबी बच्चों की तो रक्षा कर लो, अपने स्वास्थ्य और शिक्षा की तो रक्षा कर लो, बाद में धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करने में राम कृष्ण बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो तुम्हारे जी, तुम्हारे प्रधानमंत्री हाथ पकड़ के उनको ले जाते हैं राम मंदिर बनाने के लिए। इतना छोटा नहीं है हमारा राम, इतने छोटे नहीं है बिल्कुल। हमारे कृष्ण, वो बहुत बड़े हैं। और जी, उनकी रक्षा करने की नौबत हमको कब से आई? तो हमारे ऊपर ये नौबत सरकार ने लाई है और हमारे दिमाग को उन्होंने नियंत्रित कर लिया। उसके बाद में 2021 में 7 बच्चों ने, फ्रीडम फाइटर के बच्चे थे, उन्होंने सरकार के विरोध में कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। और जी, हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को एक निर्णय दिया कि सरकार का जो निर्णय था, पहला निर्णय कि हम अभी क्लास 1 और क्लास 2 में नौकरियों में कोटा सिस्टम हटा देंगे, उसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। क्योंकि जी, जो हटाया था, उसने हटा दिया था, वो नहीं चाहते थे। और यहाँ स्टूडेंट अगेंस्ट नेशनल पार्टी के कुछ लोग और स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये एक संगठन है, वो संगठन ये आंदोलन चला रहा है। और हमारे यहाँ के गोदी एंकर बोलते हैं इसमें अमेरिका का हाथ है, इसमें चाइना का हाथ है, इसमें रशिया का हाथ है। मेहरबानी हो इन गोदी मीडिया के कि इन्होंने भारत का हाथ नहीं बता दिया। जी, जी सर। भारत के वामपंथियों का हाथ जरूर बताया, वामपंथियों का उसमें हाथ है। भाई वामपंथियों का हाथ बताने से पहले वो छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या चाह रहे हैं छात्र? हमारे यहाँ 130 ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए दिए जाते हैं। पूजा खेड़ेकर जैसे लोग हजारों इन्होंने एडमिट कर दिए यूपीएससी में। जी, और हमारा जी सर। युवा, हमारा जो मिडिल क्लास है, वो निद्रिस्त अवस्था में कौन सा नशा करके सोया है मुझे नहीं पता। किसी ना किसी नशा में है, नहीं तो इनको अपनी लूटती हुई अस्मत, लूटती हुई संपदा, लूटता हुआ हक, लूटता हुआ अधिकार ये समझ में आता। जी सर, बिल्कुल। ठीक है सर। आज की चर्चा में इतना ही। अविनाश काकड़े जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये बजट महज दिखावा है और भारत को विकास के पथ पर ले जाने वाला कोई भी रोड मैप सरकार की नीतियों में नहीं दिखता है। हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए सर का धन्यवाद। रोड रोड मैप के लिए मैडम विजन चाहिए। जी, ये जो भगवी सेना है, नारंगी सेना है हमारे यहाँ की, इनको समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्य शास्त्र, विदेश शास्त्र, जितने भी हमारे जिंदगी के पैमाने हैं, वो सब भगवे चश्मे से देख। जी एक ही सर। चश्मे से आप सबको नापते हो। हमारे शिक्षा भी उसी चश्मे से नापना है। आपने देखा महाराष्ट्र में एक कविता किसी ने डाला, खाली ब्राह्मण लड़की ने वो कविता लिखा, इसलिए ऐसी थर्ड क्लास कविता उसमें उसमें डाल दिया। एजुकेशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं? जी, तो कोई स्तर नहीं है, इनका सारा स्तर है उनका चश्मा। उस चश्मे से जो उनको दिखता है वही करते हैं। एजुकेशन बिल्कुल। आपको देखा होगा आपने कि जो किसान बिल लाए थे, ऐसा ही कोई नारंगी चश्मा पहन के आया था, उसने जो बता दिया उस अनुसार वो तीनों बिल आए और फिर जूते भी खाए और पैज भी खाए। जी सर। जी सर, धन्यवाद।